आप सबसे पहले थोड़ा दर्शकों को बताएं ईरान के बारे में, ईरान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो उस वक्त सफ़ियों का कंपटीशन था ऑटोमन से, जो कि आपको याद होगा कि उस वक्त की नई नई उभरती हुई पावर थे। तो ऑटोमन्स तो थे तुर्क और सुन्नी, और सफ़वी थे पर्शियंस। लेकिन उनको और अपनी आइडेंटिटी को निखार के लाना था, तो उन्होंने शिया मजहब चुना, और कुछ सालों में ही 1501 से उन्होंने पूरे ईरान को शिया कर दिया। तो 79 1979 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि उसी वक्त ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था। क्योंकि 79 में रेवोल्यूशन हो गया, और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको इराक से जोड़ के बताता हूँ कि कैसे उसने ईरान के अंदर के स्ट्रक्चर और ईरान की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया। आयतुल्लाह खुमैनी जब उभर रहे थे, शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1963 में उनको ईरान से एग्जाइल कर दिया था, उनको भगा दिया था। ईरान में शाह के खिलाफ खाली आयतुल्लाह और शिया स्कॉलर्स नहीं खड़े हुए थे, लेफ्टिस्ट्स भी थे, स्टूडेंट्स, सेक्युलर्स। खुमैनी को ये लगा कि भाई अगर रेवोल्यूशन को बरकरार रखना है तो सबसे पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करा जिसमें रेवोल्यूशन बरकरार रहे। यूके एंड वेस्टर्न पावर्स दे हैव स्टिल हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द ऑयल। अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो वहाँ तो अमेरिकन्स और वेस्ट ने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि उनको तेल ही चाहिए, और वो इसको ये बोलने में शर्माते नहीं है। बट अगर हम अनऑफिशियल सोर्सेज में जाए तो 35 से 40% चाइना का तेल ये ईरान से आ रहा था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें वेस्ट ने एक जियोपॉलिटिकल। ऐसे क्या रेडिकल चेंजेस जो हैं वो आयतुल्लाह खुमैनी ईरानी पॉलिटिक्स में लेके आए? आयतुल्लाह खोमेनी का पूरा नाम है रूहुल्लाह मूसवी खोमेनी। मूसवी नाम आता है, शियाओं में ऐसा माना जाता है कि इनके 12 इमाम जो शुरू होते हैं हज़रत अली से, और 12वां इमाम कहते हैं कि जो मेहदी, ये माना जाता है कि मेहदी ऑकल्टेशन में चले गए, मतलब कि डिसअपीयर्ड, और वो एक दिन आएंगे। वो खोमेनी ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है विलायत फ़कीह। उसमें खोमेनी ने कहा कि जब तक 12वें इमाम यानी कि मेहदी नहीं आएंगे, तब तक जो फ़कीह होता है, जो जूरिस्ट है, उसके पास इस्लामी निज़ाम को चलाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद जितनी पावर्स होंगी। जिस तरीके से ईरान का कंट्रोल अभी भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, क्या आपको लगता है कि ये वीकन होगा, या आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खाली ईरान के ही तेल को एक्सेस दे रहा होता तब तो बात कुछ और थी, लेकिन वो ऐसा स्टेट है जिसमें बाकी अरब देशों का भी तेल वहाँ से निकल के जा रहा होता है, और दुनिया का 20 से 25% तक जो तेल की खपत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सबसे पहले तो अमेरिकन्स में ही आपस में डिबेट छिड़ गई है कि भाई कम से कम वॉर शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुला ही था, अब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फीस लगा रहे हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो स्पेशलाइजेशन हासिल करी है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक मोहरा नहीं है, वो बहुत सारे मोहरों में से एक चीज़ है जो वो हिंदुस्तान का और पर्शिया का बहुत पुराना रिलेशन है, हिस्टोरिक है। हाउ आर वी गोइंग टू गेट अफेक्टेड? बट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थॉट कि इजराइल हमारा एक अल्टीमेट फ्रेंड है और ईरान जो है हमारा एनिमी है। ये जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनी को मारा गया, आई थिंक वो जो शौक था कि कैसे आप जाके, जब बातचीत चल रही है, जब ओमानी लीडरशिप ने ये बोल दिया है कि हम मध्यस्थता करवा रहे हैं और मध्यस्थता सक्सेसफुल हो रही है, ईरान बहुत चीज़ों पे मान गया है, और उसके एक दिन बाद ही एक एयर स्ट्राइक होती है जिसमें आयतुल्लाह खामेनी के साथ साथ बहुत सारे लोग, उनके फैमिली के लोग मारे जाते हैं। 90s में जब इंडिया पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को लेके कश्मीर के ऊपर सैंक्शंस एक तरीके से आने वाले थे, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वाज वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एन इमेज कि इंडिया कश्मीर में बहुत जुल्म कर रही है, और इंडिया पे तो पूरी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको तो आइसोलेट करा जाना चाहिए। ईरान का बहुत बड़ा रोल था डिप्लोमेटिकली इंडिया को बचाने में।